As we know, central dogma that DNA is going to form the DNA. Process is known as replication. Meanwhile, DNA is also going to form mRNA. mRNA से बेटा प्रोटीन बन सकती है। और इन प्रोसेस के नाम हमको मालूम है। अगर ये रेप्लिकेशन था तो इसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। तो बोलते हैं जब डीएनए से डीएनए बन रहा है, सो व्हाट इज डीएनए? इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। So we can say the polymer of nucleotide से polymer of nucleotide बनना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए मुश्किल काम नहीं है क्योंकि डीएनए में बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंटेटरी पाई जाती है, ए टी और जी और सी। इनके बीच में डबल बॉन्ड और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो डीएनए से डीएनए बनाने में एक्चुअली एक डीएनए को देख करके दूसरे डीएनए को बनाना है। और ये दो चीजें आपको हेल्प करेंगी, एक बेस पेयरिंग और दूसरा कॉम्प्लीमेंटेटरी। तो मैं लिखता जाऊंगा लेकिन इसकी फीलिंग आपको खुद सोचनी है। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना आसान क्यों है? क्योंकि हमें एक डीएनए को देखकर दूसरे डीएनए के बारे में सोचना है। और ये हम इसलिए सोच पाते हैं क्योंकि हमें बेस पेयरिंग का रूल मालूम है, एडेनिन पेयर विद थायमिन। तो अगर डीएनए में एडेनिन है तो मैं दूसरे नए डीएनए में क्या सोचूंगा? थायमिन। अगर एक में ग्वानिन है तो क्या सोचूंगा? साइटोसिन। साइटोसिन है तो क्या सोचूंगा? ग्वानिन। थायमिन है तो एडेनिन। बिकॉज वी आर गोइंग टू फॉर्म पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए से डीएनए बनना नहीं, दूसरे टर्म में पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का बनना। और ये पॉसिबल है? यस, वेरी मच पॉसिबल। और होता भी है क्योंकि हमें यहाँ पर बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंटरिटी के रूल मदद करते हैं। नाउ डीएनए से बनना एमआरएनए। एमआरएनए इज अगेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये भी न्यूक्लियोटाइड का भी पॉलीमर है। और बोलते हैं ये भी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहां पर भी हम लोग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही बना रहे हैं। क्या चेंज है? जब हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, यस, यहां पर भी वही दो चीजें लग रही हैं। एक का नाम बेस पेयरिंग, बोलो बेस पेयरिंग, और दूसरा कॉम्प्लीमेंटरिटी। याद है? तो क्या आप डीएनए को देखकर आरएनए की कल्पना कर सकते हो? कर सकते हो। बताओ, दो स्ट्रैंड थे, एक टेम्पलेट और एक कोडिंग। तो बताओ जो आरएनए होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड जैसा होगा, एक्सेप्ट थायमिन की जगह यूरेसिल। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो यहां था ATGC था, और यहां पर क्या था? AUGC। यस और नो? तो बताओ डीएनए को देखकर आरएनए बनाना आसान क्यों है? क्योंकि वी हैव द कॉम्प्लीमेंटरिटी एंड बेस पेयर। और डीएनए को देखकर डीएनए बनाना आसान क्यों है? वी हैव कॉम्प्लीमेंटरिटी एंड बेस पेयर। पर तीसरी चीज एमआरएनए को देखकर प्रोटीन बनाना, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल क्यों लगता है? बिकॉज एमआरएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज प्रोटीन? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। फिर से मैं कह रहा हूं केवल सोचिएगा, लिखने से कुछ नहीं होता। क्या आप एक डीएनए के स्ट्रैंड को देखकर दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप नया डीएनए बनाते वक्त पुराने डीएनए के स्ट्रैंड को देखते हैं? यस और नो? और किन दो चीजों से मदद मिलती है? बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंट। क्या आप डीएनए से एमआरएनए बना सकते हैं? डीएनए के स्ट्रैंड को देखकर आरएनए बना सकते हैं। फिर वही बातें हैं, कौन कौन? बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट।
लेकिन ये कुछ बात ही अलग है। ये बात इसलिए अलग है क्योंकि अब की बार हम बनाने जा रहे हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, यानी न्यूक्लियोटाइड का अमीनो एसिड से कोई बेस पेयरिंग है और कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं है। तो हम कहते हैं एमआरएनए से प्रोटीन बनने में देयर इज अ नो बेस पेयरिंग रूल, ऐसा कोई बेस पेयरिंग का रूल नहीं लगता। एंड देयर इज नो कॉम्प्लीमेंटेरिटी, यहां पर कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी का भी रूल नहीं लगता। तो शुरुआत में तो साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को ही कट कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं, डीएनए से डीएनए बनता होगा, डीएनए से एमआरएनए बनता होगा, लेकिन एमआरएनए से प्रोटीन बन ही नहीं सकता। लोगों ने कहा क्यों नहीं बन सकता? बोले डीएनए से डीएनए बनने में बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंटेरिटी हेल्प करती है, डीएनए से आरएनए बनने पर भी वही दोनों चीजें हेल्प करती हैं, लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनने पे ना तो कोई बेस पेयरिंग दिख रही है ना तो कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी। पर लोगों ने प्रूव किया कि नहीं, डीएनए बदलो तो आरएनए बदल जाता है और आरएनए बदलो तो प्रोटीन बदल जाती है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण था सिकल सेल अनीमिया। भूल गए होगे आप? याद है? सिकल सेल अनीमिया में आपने क्या बदला था? एमआरएनए। क्या बदला था? और एमआरएनए बदलने से क्या बदल गई थी? प्रोटीन। प्रोटीन की कौन सी चेन? बीटा चेन। कौन सी पोजीशन? 6। तो बोलते हैं अगर क्या बदल दो आरएनए तो क्या बदल जाती है? प्रोटीन। इसका मतलब आरएनए से प्रोटीन बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। तो बोले कैसे बनेगा? बोले वो नहीं मालूम, लेकिन प्रूफ है कि आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो बोले कैसे बनती होगी आरएनए से प्रोटीन? बोले कि बहुत आसान है। यहां पर अमीनो एसिड हैं 20 प्रकार के। कितने प्रकार के? 20। और ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? फॉस्फोडाइस्टर। फॉस्फोडाइस्टर की पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो इनके मोनोमर का नाम है अमीनो एसिड। बताओ ये फिक्स है कि वेरिएबल? और कितने तरीके से वेरी? 20 है ना? तो बोलते हैं कोई ना कोई वेरिएबल चीज एमआरएनए में भी होनी चाहिए, वो उस वेरिएबल चीज को कोड कर देगी। तो बोले एमआरएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बोलो किसके? न्यूक्लियो। और न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, याद है किसी को? बोलो क्या कहा? एक तो पेंटोस सुगर, एक तो नाइट्रोजन बेस, यस, और एक कौन? फॉस्फेट। तो बताओ कितने न्यूक्लियोटाइड भी बना लो, लेकिन सबका फॉस्फेट फिक्स है कि वेरिएबल? वेरिएबल। फॉस्फेट वेरी, पेंटोस शुगर फिक्स है कि वेरिएबल? फिक्स है। राइबोस शुगर बदलने वाली, लेकिन नाइट्रोजन बेस फिक्स है कि वेरिएबल? वेरिएबल। कितने तरीके से? 4, AUGC। तो बताओ कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस? 4। तो बोलते हैं तो इनसफिशिएंट है। 4 लोग 20 लोगों को कैसे बेटा इनको कोड कर सकते हैं? बोले इसी चीज को तो बोलते हैं जेनेटिक कोड। बोलो क्या नाम है? तो बोलते हैं जेनेटिक कोड का निर्धारण हुआ, जेनेटिक कोड की खोज हुई, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बुक देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक कोड। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है, और उस नेक्स्ट टॉपिक में हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। और मैं बता दूं कि बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से सुन लो और आगे बढ़ जाओ। डीएनए से डीएनए बनना आसान है, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल ड्यू टू बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटेरिटी। डीएनए से एमआरएनए बनना आसान है, बिकॉज अगेन वी आर गोइंग टू फॉर्म पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड having the base pairing and complementary with one change. याद है? Where adenine pair with thymine, here adenine pair with uracil. But mRNA से प्रोटीन बनना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, क्योंकि ये है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और ये है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, और जिनके बीच में कोई बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं। तो लोगों ने कहा देयर मस्ट बी समथिंग विच इज वेरिएबल इन mRNA which can code for variable thing in protein. प्रोटीन में अमीनो एसिड फिक्स है कि वेरिएबल? वेरिएबल। कितने प्रकार के? 20। तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करने के लिए
4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस अपना कुछ कोडॉन बनाते हैं, एंड दैट कोडॉन इज नोन एज जेनेटिक कोड। और इसी जेनेटिक कोड की अवधारणा चालू की गई और इसी को पढ़ना चालू किया गया। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक कोड। सो बोलते हैं जेनेटिक कोड को समझने के लिए आपको एमआरएनए समझना बहुत जरूरी है, और हम लोग एमआरएनए पहले ही पढ़ चुके हैं, और हम जानते हैं एमआरएनए पत्थरों का बना है, पत्थरों का कि न्यूक्लियोटाइड का, और न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन से बॉन्ड है? हाँ, फॉस्फोडाइस्टर। तो सर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो बोल रहे हैं कि सर एमआरएनए की डायरेक्शन वही होगी जो डीएनए की होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये किसके बना है? न्यूक्लियोटाइड का। लेट सपोज दिस न्यूक्लियोटाइड आर, लेट सपोज, मैं ऐसा सोच रहा हूं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, इट इज AUGC 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 and so on, AUGC AUGC and so on, like this. So पूछते हैं व्हाट इज जेनेटिक कोड? तो बोलते हैं जेनेटिक कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस कहां पर? जो क्या डिसाइड करेगा? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। सो व्हाट इज जेनेटिक कोड? चलो व्हाट इज जेनेटिक कोड, डेफिनेशन बताओ। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ nitrogen bases upon mRNA which codes sequence of amino acid in protein. So I need this definition once more. आप लोगों से चाहता हूं मैं, व्हाट इज जेनेटिक कोड? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन एमआरएनए में सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस, जिससे क्या डिसाइड होगा? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। कहां पर? प्रोटीन। और बोले ये तो बड़ा अजीब है, कैसे? कि कैसे 4 लोग AUGC 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कोड कर पाएंगे? ये तो बड़ा इनसफिशियंट सा लगता है। इधर 4 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल लोग हैं, और इधर 20 लोग वेरिएबल हैं। इधर 4 लोग कौन है? AUGC, और इधर 20 लोग कौन है? अमीनो एसिड। तो बताओ अमीनो एसिड फिक्स है कि वेरिएबल? हाँ, और नाइट्रोजन बेस भी वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल दोनों तरफ बराबर है कि अलग अलग? अलग अलग। तो कैसे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 4 वेरिएबल चीजें 20 वेरिएबल चीजों को कोड कर पाए? तो उन्होंने बोला देखो पॉसिबिलिटी ये है कि मान लो, इधर देखते रहो सब लोग, एक एडेनिन नाम का नाइट्रोजन बेस एक अमीनो एसिड को कोड करे, AA1। यूरेसिल नाम का नाइट्रोजन बेस दूसरे अमीनो एसिड को कोड करे। ग्वानिन नाम का नाइट्रोजन बेस तीसरे अमीनो एसिड को कोड करे, और साइटोसिन नाम का नाइट्रोजन बेस चौथे अमीनो एसिड को कोड करे। तो टोटल हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी? 4। और इससे हम लोग कितने अमीनो एसिड को कोड कर पाएंगे? 4। और बोले ये तो बड़ा इनसफिशियंट है, तो समझ में नहीं आ रहा। तो याद रखना, बायोलॉजिस्ट के तो बस की बात ही नहीं थी कि वो 4 लोगों से 20 लोगों को कोड करा पाए। तब उन्हें दूसरे साइंटिस्ट की मदद लेनी पड़ी, और इनमें से एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो, और वो कहते थे मुझे बायोलॉजी तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे थोड़ी सी गणित मालूम है। और जॉर्ज गैमो एक फिजिसिस्ट थे, ही इज अ फिजिसिस्ट, फिजिक्स पढ़ाते थे। और उन्होंने कहा कि वेरिएबल चीजों को कोड करने के लिए मैथ ने एक तरीका बताया है, और ये तरीका है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अगर आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को लगा करके देखेंगे तो आपको पॉसिबिलिटीज पता चल जाएंगी। बाकी मुझे नहीं मालूम कि बायोलॉजी क्या होगी।
तो जॉर्ज गैमो को बायोलॉजी वाले नहीं मालूम थी, जॉर्ज गैमो को सिंपल गणित मालूम थी कि कैसे किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि ये बात तुम्हारी सही है कि तुम 4 लोगों को एक एक करके ढूंढने की कोशिश करो तो टोटल कितने अमीनो एसिड कोड कर पाएंगे? 4। और ये एक्चुअली एक गणित का तरीका है। 4 नाइट्रोजन बेस अगर एक एक करके 4 की पावर 1 तो टोटल पॉसिबिलिटीज आती हैं 4, 4 की पावर 1। और बोलते हैं कि 4 लोग अगर 2-2 करके पढ़े जाए, अब 2-2 करके कैसे पढ़े जा सकते हैं, सब लोग यहां ध्यान दीजिएगा कि सर ए नाम का यानी एडेनिन नाम का कोई एक अमीनो एसिड कोड करे, एडेनिन ग्वानिन नाम से दूसरा अमीनो एसिड कोड हो, एडेनिन साइटोसिन से तीसरा अमीनो एसिड कोड हो, एडेनिन यूरेसिल से चौथा अमीनो एसिड कोड हो, इसके बाद बदल दो ग्वानिन एडेनिन से 5वां अमीनो एसिड कोड हो, ग्वानिन से 6ठा अमीनो एसिड कोड हो, ग्वानिन साइटोसिन से 7वां अमीनो एसिड कोड हो, और ग्वानिन यूरेसिल से 8वां अमीनो एसिड कोड हो। फिर बदल दो ग्वानिन की जगह, तो बोले कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? बोले ऐसे करोगे तो मर जाओगे। बोले इसकी गणित है, 4 लोग एक एक करके अगर किए जाएं तो कितनी पॉसिबिलिटी? 4। और 4 लोग अगर 2-2 करके कोड किए जाएं, 2-2 करके पढ़े जाएं तो 4 गुणे 4, 4 की पावर 2, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 16। अब बताओ 16 पॉसिबिलिटी भी सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट? इनसफिशिएंट। क्यों? क्योंकि हमें कितने चाहिए? 20 मिनिमम, है ना? तो बोला गया कि नाइट्रोजन बेसिस को कैसे पढ़ा जाए? एक एक करके पढ़ा जाए? नहीं, एक एक करके पढ़ोगे तो कितने अमीनो एसिड? 4। और नाइट्रोजन बेसिस को कैसे पढ़ा जाए? 2-2 करके पढ़ोगे तो 16। तो भाई जॉर्ज गैमो ने कहा ना एक एक करके पढ़ो, ना 2-2 करके पढ़ो, 3-3 करके पढ़ो। और उन्होंने कहा 4 की पावर 3 से आपको पॉसिबिलिटी बनती है 4 × 4 × 4, टोटल कितनी? 64 पॉसिबिलिटी। और बोलते हैं 64 पॉसिबिलिटीज जो हैं वो 20 अमीनो एसिड को कोड कर पाएंगी। बहुत पॉसिबल है कि कोड कर पाएंगी। तो जॉर्ज गैमो को बायोलॉजी नहीं मालूम थी, लेकिन जॉर्ज गैमो ने गणित बताई, और गणित बता करके बताया कि जो कोडॉन होगा, क्या भूल गए होंगे कोडॉन? व्हाट इज कोडॉन? सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन mRNA। वो सिंगलेट होगा, डबलेट होगा कि ट्रिपलेट? ट्रिपलेट। और उन्होंने बताया कि कोडॉन ऐसे पढ़ना है, ए एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, AAG ये दूसरे अमीनो एसिड को कोड करेगा, AAC ये तीसरे अमीनो एसिड को कोड करेगा, AAU ये चौथे अमीनो एसिड को कोड करेगा। और इस तरीके से तुम बदलते जाओ और आपको पॉसिबिलिटीज मिलती जाएंगी। तो उन्होंने बोला कोडॉन डबलेट होगा, सिंगलेट होगा कि ट्रिपलेट? ट्रिपलेट। तो जॉर्ज गैमो थे जिन्होंने बोला कोडॉन विल बी ट्रिपलेट, कोडॉन ट्रिपलेट होगा। और ये कह करके उन्होंने आइडिया दिया, क्या आइडिया दिया? कि जब भी जेनेटिक कोड पढ़ो, यहां देखो, तब आपको नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? लेकिन एक एक पढ़ने की 3 नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस पढ़ने हैं। देखिए ऐसे, लाइक दिस। सो अब आपको जेनेटिक कोड की ओरिजिनल डेफिनेशन मिली। बताओ व्हाट इज ओरिजिनल डेफिनेशन? इट इज सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन mRNA which code of sequence of amino acid, and this is read in सिंगलेट की ट्रिपलेट? ट्रिपलेट। एक एक करके कि 3 तो 3 का ग्रुप बना करके पढ़ो। इट इज डबलेट, सिंगलेट की ट्रिपलेट? ट्रिपलेट। एंड दैट विल डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। और ट्रिपलेट लेने की क्यों वजह थी? क्योंकि ट्रिपलेट वो वजह है क्योंकि ट्रिपलेट लेने पर कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 64। और 64 पॉसिबिलिटी क्या 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं? यस, वेरी मच पॉसिबल। और इस समय जॉर्ज गैमो ने हमें बताया कि कोडॉन ट्रिपलेट होगा, और इस तरीके से कोडॉन के सैलिएंट फीचर लिखे गए। लेकिन सैलिएंट फीचर लिखने के पहले जो जॉर्ज गैमो कह गए थे उसे प्रूव करना जरूरी था, क्योंकि ये बायोलॉजिस्ट थे कि फिजिसिस्ट। तो फिजिसिस्ट ने कोई चीज
एक्सपेरिमेंट के करके मिलेगी कैलकुलेशन से, और जरूरी नहीं कि हर कैलकुलेशन सही हो। तो बाकी सारे साइंटिस्ट को ये प्रूव करना पड़ा कि वाकई कोडॉन कैसा है, ट्रिपलेट। और ये प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके नाम हमारी बुक में है। तो मैं इसे हटा दूं? हटा दे रहा हूं। नहीं बेटा, कहाँ हो? देखो ये ऐसे नहीं चल रहा, और तुम कहीं जाओ मत। कुछ तो करो। सही कर रहे? कौन? अंकित भैया ऊपर से सही कर लेते हैं, तो क्या बिगाड़ भी देते हैं? हाँ भाई, इसे हटा दें? ठीक है, इसे हटा दें। अब बताओ, डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज कोडॉन? सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन which will decide the sequence of nitrogen base upon protein, and sequence of nitrogen base will read into 1 or 2 or 3, और 3 के सीक्वेंस में पढ़ना है, सिंगलेट, डबलेट के ट्रिपलेट। ट्रिपलेट तो बताओ, कोडॉन को ट्रिपलेट किसने बताया था? जॉर्ज गेमर। और किसी ने प्रूव नहीं किया। कोडॉन ट्रिपलेट है, इसको प्रूव करने के लिए कई साइंटिस्ट आते हैं। उनमें से एक हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं, नाम है हरगोविंद खुराना। याद रखना, हरगोविंद खुराना का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है जेनेटिक कोड को प्रूव करने में कि वो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है। पर हरगोविंद खुराना ने क्या किया? हरगोविंद खुराना ने आर्टिफिशियल आरएनए बनाने में मदद की। आर्टिफिशियल आरएनए। हरगोविंद खुराना के आर्टिफिशियल आरएनए की सिंथेसिस को बोलते थे केमिकल सिंथेसिस ऑफ आरएनए। जो क्वेश्चन है समझिएगा। वैसे आरएनए बनाने के लिए आपको ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत है। किसकी? भूल गए, डीएनए से आरएनए। लेकिन हरगोविंद खुराना ने ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए नहीं बनाया, केमिकल सिंथेसिस की। कैसी की? केमिकल सिंथेसिस करने के लिए ये न्यूक्लियोटाइड के कोपॉलीमर लेते थे। क्या लेते थे? कोपॉलीमर। अब कई बच्चे पूछते हैं व्हाट इज द कोपॉलीमर। इन्हीं कोपॉलीमर को वो होमोपॉलीमर बोलते थे। होमोपॉलीमर। तो जैसे मैं आपको कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर बताने की कोशिश करूं तो बताओ, दो एडेनिन आपस में एक जैसे हैं तो हेट्रो है कि होमो? होमो। तो ऐसे ही पॉलीमर लेना, इट इज नोन एज होमोपॉलीमर। और इन होमोपॉलीमर को लेने के बाद वो इन्हें आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ देते थे। और ये जोड़ना एंजाइम की मदद था कि केमिकल सिंथेसिस? केमिकल से। तो बताइए, इनके पास जो आरएनए बनता था उस आरएनए के सीक्वेंस अननोन होते थे कि नोन? क्यों? क्योंकि ये आरएनए इन्होंने बनाया। किसने बनाया है? हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना जिन भी आरएनए को बनाते थे उन आरएनए का सीक्वेंस जानते थे कि नहीं? जानते थे, क्योंकि उन्होंने उसमें क्या यूज किया होता था? कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर। तो बताओ, कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर को यूज करके हरगोविंद खुराना ने नेचुरल आरएनए बनाया कि सिंथेटिक? सिंथेटिक। एंड दिस इज नोन एज केमिकल सिंथेसिस ऑफ आरएनए। जैसा काम हरगोविंद खुराना कर रहे थे वैसा ही काम एक और साइंटिस्ट कर रहे थे। इनका नाम था सेवेरो ओकोआ। सेवेरो ओकोआ। याद रखना, सेवेरो ओकोआ भी आरएनए की सिंथेसिस कर रहे थे, लेकिन इनकी सिंथेसिस थी एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। चलो पहले अंतर दोनों में बताओ। हरगोविंद खुराना की सिंथेसिस का नाम केमिकल सिंथेसिस और सेवेरो ओकोआ एंजाइम। और ये क्या करते थे? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लेते थे, सेवरल न्यूक्लियोटाइड। ये जो मैं बना रहा हूं दे आर द न्यूक्लियोटाइड। इन सारे न्यूक्लियोटाइड को एक साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ देते थे। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ने के लिए इनके पास एक एंजाइम था। उस एंजाइम का नाम इन्होंने रखा था सेवेरो ओकोआ एंजाइम।
सेवरो ओकोवा एंजाइम, इन्होंने अपने नाम से ही एंजाइम बना के रखा था, सेवरो ओकोवा एंजाइम। और सेवरो ओकोवा एंजाइम को याद करना है कैसे, यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड है कि बहुत सारे, और उनमें कौन सा बॉन्ड बना, फास्फोडाइस्टर। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, इट इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और उसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना, इट इज नोन एज फास्फोराइलेज। तो इनके एंजाइम का एक्चुअल नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज, और उसी एंजाइम को ये किस नाम से जानते थे, सेवरो ओकोवा एंजाइम। बोलो सेवरो ओकोवा। अब बताओ, सेवरो ओकोवा एंजाइम और सेवरो ओकोवा ने मिलकर आरएनए बनाया। इसके अलावा हरगोविंद खुराना ने भी आरएनए बनाया। बताइए, ये आरएनए हो या ये आरएनए हो, दोनों आरएनए के सीक्वेंस नोन है कि अननोन? अननोन। दोनों सिंथेसिस एक जैसे कि अलग अलग? किसकी केमिकल सिंथेसिस है? हरगोविंद खुराना की सिंथेसिस केमिकल सिंथेसिस ऑफ आरएनए है, और सेवरो ओकोवा की सिंथेसिस, हाँ। और एंजाइम कौन सा लिया, सेवरो ओकोवा एंजाइम, आल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। अब ध्यान सुनना, ऐसे नोन आरएनए को देखकर, ये नोन आरएनए है, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस कराई दो वैज्ञानिकों ने, एक का नाम था नीरेनबर्ग और दूसरे का नाम था मैथेई। आपकी बुक में केवल नीरेनबर्ग नाम दिया है, मैथेई नाम नहीं दिया। तो याद रखना, नीरेनबर्ग और मैथेई ने ऐसे नॉन आरएनए से प्रोटीन बनाई। वैसे प्रोटीन बनाने के प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। फिर से बोलो, और थोड़ी देर रुक करके जवाब दो। प्रोटीन कहां बनती थी, सेल के अंदर। सेल के अंदर कहां पर, राइबोसोम। राइबोसोम कहां, ईआर। ईआर कौन सा, आरईआर। तो बताओ, सेल की जरूरत पड़ेगी, यस। लेकिन नीरेनबर्ग और मैथेई ने जो प्रोटीन बनाई वो सेल फ्री थी, यानी सेल की जरूरत हुई थी कि नहीं, नहीं। तो इन्होंने की थी सेल फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस। सो इन फैक्ट इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस की थी, और वो भी टेस्ट ट्यूब में की थी, बिना सेल को लिए हुए प्रोटीन सिंथेसिस कराई थी। और जब इन्होंने बिना सेल को लिए प्रोटीन सिंथेसिस कराई तो नीरेनबर्ग ने कहा, हाँ बिल्कुल सही है, अगर आपके पास नॉन आरएनए के सीक्वेंस हो, क्या हो, तो आप नॉन प्रोटीन बना सकते हो। और इन्होंने प्रूव किया, यस एमआरएनए विल गिव राइज द प्रोटीन। तो बताओ, किसने प्रूव किया कि एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, नीरेनबर्ग एंड मैथेई। और फिर बाकी काफी दिनों बाद नीरेनबर्ग और मैथेई ने कोडॉन ट्रिपलेट है ये डिस्कवरी भी कर दी। बताओ, कोडॉन ट्रिपलेट है, बोला किसने था, जॉर्ज गैमो। लेकिन कोडॉन ट्रिपलेट है ये प्रूव किसने किया, नीरेनबर्ग और मैथेई। और इसीलिए नीरेनबर्ग और मैथेई को जेनेटिक कोड का जनक बोलते हैं। उन्हें बोलते हैं कि बताओ, द जेनेटिक कोड डेसिफर बाय किसने बताया था, नीरेनबर्ग एंड मैथेई। तो बताओ, नीरेनबर्ग और मैथेई ने डायरेक्ट रूल बता दिया कि यस आरएनए अगर नोन हो तो आप नोन प्रोटीन बना सकते हो, और सेल यूज करके कि सेल फ्री। और इन्होंने बताया यस कोडॉन और डबलेट की ट्रिपलेट। तो बोला किसने था, किसने बोला था, जॉर्ज गैमो। और प्रूव किसने किया, नीरेनबर्ग। तो अगर कोई पूछे जेनेटिक कोड की डिस्कवरी किसने की, जॉर्ज गैमो। जेनेटिक कोड की डिस्कवरी किसने की, नीरेनबर्ग। और जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होगा ये बात किसने बताई, लेकिन डिस्कवर किसने किया, नीरेनबर्ग। याद रहेगा, नहीं रहेगा? तो बताओ, नीरेनबर्ग और मैथेई ने फाइनली जेनेटिक कोड की डिस्कवरी कर दी। लेकिन यहाँ 4 साइंटिस्ट हैं, चारों के नाम पहला बोलो, हरगोविंद खुराना, सेवरो ओकोवा, नीरेनबर्ग, मैथेई। और सबका काम कोडॉन को डिस्कवर करना नहीं है। इनों का काम डायरेक्ट रोल है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनका भी इनडायरेक्ट और इनका डायरेक्ट। चलिए, इस तरीके से जॉर्ज गैमो की बात सही साबित करने वाले 2 साइंटिस्ट के नाम बता दीजिए। बोलो,
नीरेनबर्ग है। वापस चलते हैं फिर से। व्हाट इज जेनेटिक कोड? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन which decide the sequence of amino acid upon protein। आइए जेनेटिक कोड के कुछ सैलिएंट फीचर हैं जो तुम्हें लिखने चाहिए, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखे। इनके कुछ सैलिएंट फीचर हैं, हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। पहला पॉइंट है डेफिनेशन। कितनी भी बुरी लगे लेकिन आपको लिखनी चाहिए। दे आर द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन mRNA that code sequence of amino acid in protein। बड़ा बड़ा के चक्कर मत रहो, जो बोल रहे उसे सुनो वरना जगह कम पड़ जाएगी। बहुत कुछ है इसमें। क्या लिखा मैंने? सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन mRNA दैट कोड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। दूसरा पॉइंट, द कोडॉन आर ट्रिपलेट। डबलेट की ट्रिपलेट। AUGC 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 AUGC। अब इन्हें पढ़ने का तरीका है ट्रिपलेट, 3-3 करके। ट्रिपलेट ऑलवेज रीड इन 5' to 3' डायरेक्शन। Always read in 5' to 3' डायरेक्शन। जैसे अगर कोई बोले ये क्या लिखा है, AUG, it is written as GUA, not AUG। ओके, तो आप हमेशा किस डायरेक्शन में पढ़ेंगे? 5' to 3'। और चौथा, इन्हें रीड करना है कॉन्टिन्यूअस। रीड द नाइट्रोजन बेस इन कॉन्टिन्यूअस मैनर एंड नॉन ओवरलैपिंग। इन्हें पढ़ते वक्त नॉन ओवरलैपिंग और कॉन्टिन्यूअस मेथड यूज करना। व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस मेथड? कॉन्टिन्यूअस मेथड अभी आपके सामने दिखाया मैंने। AUG के बाद ऐसा नहीं कि C छोड़ दिया फिर AUG पढ़ा, नहीं। AUG के बाद जो भी नाइट्रोजन आया उसे पढ़ा, फिर जो आया उसे पढ़ा। और इसमें कोई भी नाइट्रोजन बेस किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा। कुछ लोग ऐसे पढ़ेंगे कि सर AUG पढ़िए, फिर GUGC पढ़िए, फिर GCA पढ़िए, फिर CAU पढ़िए। बताइए ये नॉन ओवरलैपिंग होगा कि ओवरलैपिंग? तो हमें नाइट्रोजन बेस कैसे पढ़ने हैं? ओवरलैपिंग की नॉन ओवरलैपिंग? नॉन। चलो ये 4 पॉइंट बोलने हैं। दूसरा पॉइंट, ट्रिपलेट ऑलवेज रीड इन 5' to 3'। और कैसे पढ़ेंगे? डिसकॉन्टिन्यूअस की कॉन्टिन्यूअस, और ओवरलैपिंग की नॉन। 5वां पॉइंट, जब आप इन्हें पढ़ रहे होंगे तो हर कोडॉन की 3 पोजीशन आएंगी, एक 5' की तरफ, एक 3' की तरफ और एक बीच में। जैसे AUG, इसमें से AUG जो 5' की तरफ है उसे पोजीशन नंबर 1 बोलेंगे, ये पोजीशन नंबर 3 बोलेंगे और ये पोजीशन नंबर 2 है। तो किसी भी कोडॉन में 3 पोजीशन बनेगी। जैसे AUG पोजीशन नंबर 1 2 3, CAU 1 2 3, GCA 1 2 3, UGC U is 1, G is 2, C is 3।
तो बोलते हैं जब भी आप कोडॉन पढ़ रहे होंगे, कोडॉन में 3 पोजीशन बनेगी। जो 5 प्राइम की तरफ पोजीशन होगी वो फर्स्ट पोजीशन होगी, जो 3 प्राइम पोजीशन की तरफ होगी वो थर्ड होगी, और बीच वाली सेकंड। और बोलते हैं पोजीशन नंबर 1 में 4 वेरिएशन पॉसिबल है। कैसे, कौन कौन, ध्यान से देखें। जहां ए है वहां यू आ सकता है तो हो जाएगा यू यू जी। जहां ए है वहां जी आ सकता है तो हो जाएगा जी यू जी। जहां ए है वहां पर सी आ सकता है, इट इज सी यू जी। और ए था तो ए यू जी है ही। तो बताओ एक पोजीशन पर कितने वेरिएशन? 4। तो बताओ दूसरी पोजीशन पे भी कितने वेरिएशन? 4। तीसरी पोजीशन पे भी कितने वेरिएशन? 4। तो हर पोजीशन पे कितनी वेरिएशन आ सकते हैं? 4। और इन वेरिएशन को बताने के लिए उन्होंने एक चेकर बोर्ड बनाया। वही चेकर बोर्ड मैं आपके सामने बना रहा हूं। बोलते हैं हर पोजीशन को समझने के लिए आपको एक चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, जिनमें से तीनों पोजीशन को समझना पड़ेगा। इधर मैंने पहली पोजीशन के वेरिएशन लिखे, इधर मैंने आपके सामने थोड़ा सा और सही रखना पड़ेगा, एकदम शांत रहिएगा। ओके, तो बोला गया एक पोजीशन पे कितने वेरिएशन पॉसिबल हैं? 4। तो इन्होंने पोजीशन नंबर 1 को बताने के लिए रोज और दूसरी पोजीशन को कॉलम के साथ, पोजीशन नंबर 2 को कॉलम के साथ बताने की कोशिश की। तो बोलते हैं पोजीशन नंबर 1 में 4 वेरिएशन है, ए यू जी सी। सो देयर में बी ए यू जी सी। लाइकवाइज पोजीशन नंबर 2 को बताने के लिए भी 4 पोजीशन है, ए यू जी सी। और इसी तरह पोजीशन नंबर 3 को बताने के लिए भी हर कॉलम में 4 पोजीशन है, ए यू जी सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी। अब आप किसी भी चेकर बोर्ड में नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस को लिख करके कोडॉन पता कर सकते हैं। चलिए पता करिए। पहली पोजीशन ए, दूसरी, तीसरी, तो क्या होगा? ए ए ए। अब बोलो ए ए यू। अब बोलो ए ए जी और ए ए सी। ऐसा मैं करूंगा तो पूरा बन जाएगा गड़बड़, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इसे बता पाओगे? बताओ। यू जी ए, वेरी गुड। यू जी यू, बोलो यू जी जी और यू जी सी। तो मेरा मन कर रहा है कि मुझे ये पता चल जाए, चल जाएगा? बोलो सी यू ए, सी यू यू, सी यू जी, सी यू सी। पक्का? अच्छा, मेरा मन कर रहा है कि मुझे अब ये पता चल जाए, पता कर पाएगा? जी सी ए, जी सी यू, जी सी जी, जी सी सी। हो सकता है? तो बताओ एक ब्लॉक में कितने? 4। और ऐसे कितने ब्लॉक? 16। तो 16 गुणे 4 बराबर 64। क्या 64 कोडॉन होंगे? There are 64 codon and all of them are written in your NCERT. देखो अपनी बुक में 64 के 64 कोडॉन आपकी बुक में लिखे गए। यहां सोने आते हो? जाओ बैग उठाओ, घर जाकर सो। सर दर्द हो रहा, घर जाओ। यहां बैठने का क्या फायदा? फिजिकली प्रेजेंट होने से भी क्या फायदा? घर जाकर के कम से कम आराम तो कर पाओगे। चलो जाओ, अगर बैठना है तो यहां पर पढ़ो। तो एक ब्लॉक में कितने? 4। और ऐसे कितने ब्लॉक हैं? 16। 16 गुणे 4 64।
तो 64 पॉसिबिलिटीज हैं और 64 पॉसिबिलिटीज के 5 पॉइंट मैंने अभी लिखा है। ये 5 पॉइंट और 64 बेटा आपके पास कोडॉन। अभी मैं इसे मिटाऊंगा और अगले पॉइंट 10 और लिखाऊंगा, मतलब 5-6 और लिखाऊंगा। चलिए मुझे बताइए कितने कोडॉन हैं? पता नहीं सर। क्या 64 हटा दूं मैं? तो क्या ये चेकर बोर्ड को समझ पाओगे? ना सर। यस सर। चलो 5 पॉइंट में पहला पॉइंट बोलो। नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस किस पे? mRNA। जो एक एक करके पढ़ा जाए कि 3-3 किस डायरेक्शन में? कॉन्टिन्यूअस की डिसकॉन्टिन्यूअस? ओवरलैपिंग की नॉन ओवरलैपिंग? नॉन। अब सुनो छठा पॉइंट। देयर आर 61 कोडॉन, सॉरी देयर आर 64 कोडॉन। 64 कोडॉन है, जिनमें से 61 कोडॉन आर नोन एज कोडिंग कोडॉन। These 61 codon code for amino acid. तो 64 में से 61 कोडॉन ऐसे हैं जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीज कोडॉन आर नोन एज सेंस कोडॉन, कि इन्हें अमीनो एसिड का सेंस है कि कौन सा अमीनो एसिड हो सकता है। बाकी बचे 3 कोडॉन, they are known as non-coding codon. Sometimes these are also known for nonsense codon. They not code for any amino acid, they stop the protein synthesis. ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं। और इन तीनों कोडॉन का नाम आप लोग याद रखेंगे मेरी तरीके से। वन इज उआ, दूसरा उग, तीसरा उगा। चलो मेरे साथ बोलो। ये 3 कोडॉन है जो नॉनसेंस कोडॉन है। उआ, उग, उगा। UAA इट इज उआ, UAG उग, UGA उगा। ये तीनों कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। इनमें से पहला कहलाता है ओकर, कुछ लोग ओकरे बोलते हैं। दूसरा कहलाता है अंबर, तीसरा कहलाता है ओपल, ओपाल नहीं, ओपाल, ओपल। उआ, उग, उगा। UAA इज ओकर, UA इज AG इज अंबर और UGA इज ओपल। तो छठवां पॉइंट आप ये याद रखेंगे। हटा दें? टोटल कितने कोडॉन? 64। कोडिंग, नॉन कोडिंग? 3 कोडॉन का नाम स्टॉप कोडॉन है। इन्हीं को नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं, नॉन कोडिंग कोडॉन बोलते हैं। इसमें से है UAA इट इज ओकर, UAG अंबर, UGA ओकर, अंबर, ओकर। जब हम लोग BHU AMU का पेपर दिया करते थे तब ये क्वेश्चन आते थे। अब तो आने के चांसेस भी नहीं, पर ये जरूर आ सकते कि इनका नाम क्या है। ये नाम अब नहीं आता और आपको मालूम सब कुछ होना चाहिए। ओके, 7वां पॉइंट। ओके, 7वां पॉइंट ध्यान सुनिएगा। एवरी कोडॉन इज स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन, सॉरी अमीनो एसिड। एवरी कोडॉन इज स्पेसिफिक फॉर अमीनो एसिड। स्पेसिफिक होने का मतलब होना होता है अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब दोहरा चरित्र, अनएम्बिगुअस का मतलब जिसका दोहरा चरित्र ना हो, और जिसका दोहरा चरित्र नहीं होता वो स्पष्ट होता है। स्पष्ट लोग स्पेसिफिक होते हैं।
वो जिस अमीनो एसिड को कोड करेंगे उसी को जिंदगी भर कोड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सब लोग ध्यान से देखेंगे, AUG हमेशा मिथियोनिन को कोड करेगा, UUU हमेशा फेनाइलएलैनिन को कोड करेगा, GAG हमेशा ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा, GUG हमेशा वैलिन को कोड करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि 61 के 61 कोडॉन अपने काम में स्पेसिफिक हैं। दे आर स्पेसिफिक, एवरी कोडॉन इज स्पेसिफिक फॉर अमीनो एसिड। अब ध्यान सुनना, कोडॉन अपनी प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक है, फिर से सुनना, लेकिन प्रोटीन आपके कोडॉन के लिए स्पेसिफिक नहीं। फिर से सुनना, ऐसे समझ में आ जाता तुम्हें। तुम्हारा एक फ्रेंड है, वो तुम्हारा अकेला फ्रेंड है, तुम अपनी उसकी फ्रेंडशिप के साथ स्पेसिफिक हो, तुमने आज तक कोई दोस्त बनाया नहीं, लेकिन आपका जो फ्रेंड है उसके कई फ्रेंड हैं। इसका मतलब आप अपने फ्रेंड के लिए स्पेसिफिक हो, लेकिन फ्रेंड जो था वो आपके लिए स्पेसिफिक, वो और बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन होगी अनस्पेसिफिक, स्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक, और आपकी तरफ से specific. So we can say the codon is specific for the amino acid, but amino acid is not specific for codon. और इसी पॉइंट को लिखा गया है कोडॉन इज डीजेनरेट। 8वां पॉइंट, कोडॉन इज डीजेनरेट इन नेचर। व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? when 2 or more than 2 codon, more than 2 codon code for same amino acid, it is known as degeneracy। सर ये कुछ और डिटेल में बताइए। देखिए मैं और डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि UUU क्या कोड करेगा, तो तुमने कहा सर ये कोड करेगा फेनाइल। फिर से बोलो, फेनाइल। फिर मैं बोलूं कि UUC क्या कोड करेगा, फेनाइलएलानाइन। ये भी किसे कोड करेगा, फेनाइल। तो कोडॉन अपनी अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। बताओ, UUU हमेशा, UUC हमेशा, लेकिन फेनाइलएलानाइन क्या एक ही कोडॉन से कोड होती है? क्या वो UU से भी कोड हो जाती है और UUC से भी कोड हो जाती है? इसका मतलब फेनाइलएलानाइन अपने कोडॉन के लिए स्पेसिफिक। इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा कोडॉन जब एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं तो वो दोनों कोडॉन क्या कहलाते हैं, डीजेनरेट कोडॉन। कई बार बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डीजेनरेसी और स्पेसिफिसिटी समझ में नहीं आई। आप अपने काम के लिए स्पेसिफिक हो। UUU भी फेनाइलएलानाइन के लिए जिंदगी खत्म कर देगा, UUC भी फेनाइलएलानाइन के लिए जिंदगी खत्म कर देगा, लेकिन फेनाइलएलानाइन दोनों को बेवकूफ बना रही है कि नहीं? क्योंकि भैया उसने कहा UUU भी UUC। यू गॉट पॉइंट? सो कोडॉन इज स्पेसिफिक फॉर अमीनो एसिड, बट अमीनो एसिड इज नॉट स्पेसिफिक फॉर कोडॉन। सो मोर देन 2 कोडॉन, when more than 2 or more than 2 codon code for same amino acid, they are known as degenerate codon। बताओ, UUU और UUC स्पेसिफिक हैं? यस। और क्या ये आपस में डीजेनरेट हैं? यस, बिकॉज दे कोड फॉर सेम अमीनो एसिड। अब याद रखना, थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस है, 8वें पॉइंट को डिटेल में जाना है। डीजेनरेसी के लिए एक हाइपोथेसिस दी गई, नॉट गिवन इन योर NCERT। It is known as Wobble hypothesis. It is not given in your NCERT, so please write it down. Wobble hypothesis के अनुसार कुछ कोडॉन में, सारे कोडॉन, फिर से बोलो मेरे साथ, कुछ कोडॉन में जो कोडॉन की तीसरी पोजीशन है, दिस पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 1 2 थर्ड पोजीशन इज नोन एज Wobble पोजीशन। और बोलते हैं थर्ड पोजीशन चेंज करने के बावजूद भी अमीनो एसिड नहीं चेंज होता। UUU इट कोड फॉर फेनाइलएलानाइन,
एंड देन सेम टाइम UUC कोड फॉर फेनाइल एलेनिन। तो वोबल हाइपोथेसिस के अनुसार अगर किसी कोडॉन का थर्ड पोजीशन चेंज भी कर दिया जाए तो अमीनो एसिड चेंज नहीं होता। आइए अपने अपने बुक में पेज नंबर 112 देखिए और आप वोबल हाइपोथेसिस को ढूंढिए। चलिए पहला देखिए, UUU और UUC दोनों क्या कर रहे हैं, फेनाइलेनिन। ये दोनों अपनी किस पोजीशन पे अलग हैं, थर्ड। और क्या इनमें वोबल हाइपोथेसिस है, यस। फिर देखना UUA और UUG, ये ल्यूसीन नाम की अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं और दोनों तीसरी पोजीशन पर वोबल हाइपोथेसिस शो कर रहे हैं। फिर अगला ब्लॉक देखिए, CUU, CUC, CUA, CUG, चारों के चारों कोडॉन तीसरी पोजीशन पर चेंज है और किसे कोड कर रहे हैं, ल्यूसीन। तो चारों के चारों कोडॉन में कौन सी हाइपोथेसिस लग रही है, वोबल हाइपोथेसिस। आगे आइए, AUU, AUC और AUA तीन पोजीशन पर वोबल हाइपोथेसिस हो रही है और AUG मिथियोनिन कर रहा। इसी तरीके से GU वाला वैलिन के लिए, UCU वाला सीरीन के लिए, CCU वाला प्रोलीन के लिए और ACU वाला थ्रियोनिन के लिए और GCU वाला एलानिन के लिए वोबल हाइपोथेसिस शो कर रहा है चारों पोजीशन पर। एक पोजीशन की चारों। और फिर इसके बाद टायरोसिन 2 पोजीशन के लिए, बाकी 2 पोजीशन के लिए स्टॉप। और CA वाला पोजीशन में 2 पोजीशन के लिए हिस्टिडीन, बाकी ग्लूटामीन। और इसके अलावा एस्पार्जिन 2 जगह पर, लाइसिन 2 जगह पर। और फिर इस तरीके से तुमने देखा कि बहुत जगह पर वोबल हाइपोथेसिस है। इसका मतलब 1-2 जगह हाइपोथेसिस है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। व्हाट इज वोबल हाइपोथेसिस? in a codon, if we change the nitrogen base of third position, sometime, not always, sometime, yes, amino acid will not change and this will show the degeneracy। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि डीजेनरेसी के लिए कौन सी हाइपोथेसिस बेटा जिम्मेदार है, बता पाओगे? एंड दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज वोबल हाइपोथेसिस। 8 पॉइंट के बाद आपको 9वां पॉइंट लिखना है। 9th पॉइंट ये बोलता है कि कोडॉन आर यूनिवर्सल। कोडॉन आर यूनिवर्सल एंड व्हाट इट मीन्स, इसका ये मतलब है कि अगर AUG मेरी बॉडी में मिथियोनिन कोड करता है तो AUG हर बंदे की बॉडी में मिथियोनिन कोड करेगा। एल्गी में मिथियोनिन, फंजाई में मिथियोनिन, एंजियोस्पर्म में मिथियोनिन, हाथी में, घोड़े में, होमोसेपियंस में। तो दुनिया में किसी भी कोशिका के अंदर जाओ, AUG केवल किसे कोड करेगा, मिथियोनिन। पर इसका एक्सेप्शन भी है और 2 एक्सेप्शन आपको याद रखना है। पहला एक्सेप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन। माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन दे आर नॉट यूनिवर्सल, लाइकवाइज सम प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ के कोडॉन हैं वो भी स्पेसिफिक नहीं होते, आपकी बुक लिखती है। और 10वां पॉइंट जो आपको याद रखना है, AUG नाम का जो कोडॉन है इसके डुअल फंक्शन है, 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन ये मिथियोनिन को कोड करता है, दूसरा फंक्शन इट इज अ इनिशिएटर कोडॉन। अगर बेटा प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करनी है तो mRNA में कहीं से भी शुरू हो जाएगी? नहीं। कहां से शुरू होगी? AUG। जहां पर AUG होगा वहीं से शुरू होगी, नहीं तो नहीं शुरू होगी। सो ये 10 पॉइंट अगर आपको आते हैं तो जेनेटिक कोड के मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल आएगा और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैंने वो पेज सेव करके रखा है और मैं 10 पॉइंट एक सीक्वेंस में आपसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। शान कितनी फोटोज देखते हो जाके घर में? सारी देखते हो। और उस फोटो का कभी यहाँ तो फोटो बनती नहीं,
हाँ लो लो लो, हम हट जाए रास्ते में। अभी हटा दें, पीछे जाने के लिए ये 10 पॉइंट एक बार में बोलने में मिटाता जाऊंगा, ठीक है। चलो, जेनेटिक कोड, the sequence of nitrogen base upon mRNA that code for sequence of amino acid in protein, कोडॉन ट्रिपलेट होगा। ये बात कही किसने थी? जॉर्ज गेल ने। प्रूव किसने की? नीरेनबर्ग एंड मैथेन। कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं, किस डायरेक्शन में पड़े जाते हैं? 5 प्राइम टू 3। अच्छा बताओ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ने के बाद इन्हें कॉन्टिन्यूअस की डिसकॉन्टिन्यूअस और इनकी और नॉन ओवरलैप, और इनको पढ़ते वक्त हमें क्या रूल करना है? इनमें 3 पोजीशन है, हर पोजीशन पर कितनी बार 4, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 टोटल 64। कितने कोडान है? 64। 64 में सारे कोडिंग हैं। 61 इज कोडिंग, 3 इज नॉन कोडिंग। कोडिंग कोडॉन अमीनो एसिड को कोड करते हैं, यानी 61 कोडॉन कितने अमीनो एसिड? 20। तो इसीलिए एक अमीनो एसिड के लिए एक कोडॉन की एक से ज्यादा। और खैर 3 कोडॉन कैसे हैं? नॉन कोडिंग। और जो नॉन कोडिंग कोडॉन है, क्या इन्हें नॉन सेंस कोडॉन बोलते हैं? क्या इन्हीं का नाम स्टॉप कोडॉन है? इनके तीनों के नाम याद हैं? बोलो कौन? UAA, UAG, UGA। बताओ, ये 5 पॉइंट याद रहेंगे? अच्छा भाई, अगला पॉइंट बोलो, हर कोडॉन स्पेसिफिक है अमीनो एसिड के लिए? एम्बिगुअस के अनएम्बिगुअस? अनएम्बिगुअस। वो काम अपना कभी बदलने वाला नहीं। जैसे AUG मिथियोनिन के लिए, UUU फेनाइलएलानाइन, GAG ग्लूटामिक एसिड, GUG। तो क्या 61 के 61 कोडॉन स्पेसिफिक हैं? पर कोडॉन रीजनरेट भी हैं। What is degenerate codon? When 2 or more than 2 codon code for same amino acid, तो वो सारे कोडॉन आपस में क्या होंगे? स्पेसिफिक, सॉरी डीजनरेट। डीजनरेट को समझाने के लिए कोई हाइपोथेसिस है? कौन सी? वोगल हाइपोथेसिस। फिर कोडॉन कैसे हैं? यूनिवर्सल। कहीं भी जाओ कोडॉन एक ही तरीके के अमीनो एसिड कोड करेंगे, एक्सेप्ट 2 जगह। एक कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, AUG का एक फंक्शन की 2। क्या ये मिथियोनिन कोड करेगा? और साथ में क्या ये इनिशिएटर कोडॉन है? इनकी बात वो आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाते हैं, एंड दैट टॉपिक इज नोन एज म्यूटेशन। चलो शाम, खड़े हो जाओ। तुम्हारी पिक्चर आज देखते हैं तुम्हें कितनी छपी है तुम्हारे दिमाग में। जो मैंने म्यूटेशन पहले पढ़ाया था वो बताओ, और आज का म्यूटेशन फिर से हम पढ़ाते हैं। व्हाट इज म्यूटेशन? ओके, कितने प्रकार का? हाँ, बाकी लोग शांत रहेंगे क्योंकि इन्होंने 2 प्रकार का बोल दिया। अब ये 2 प्रकार का बताएंगे भी, और तुम अपना मुंह शांत रखना। अच्छा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कितने प्रकार का? शाबाश, बोलो। पढ़ाई करो शान, ठीक। चलो, जो जो शान ने बोला वो तो पहले लिख ही लेते हैं, बैठ जाओ। म्यूटेशन इज सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो जो मैं म्यूटेशन पढ़ा चुका हूं वो तो आज नहीं पढ़ाऊंगा, उसके आगे पढ़ाऊंगा। इसलिए जो पुराना है उसको रिवाइज करते जाओ ताकि एक साथ सब मिल जाए। सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। मैंने दूसरा पॉइंट लगाया था, म्यूटेशन इज रेसेसिव। म्यूटेशन इज रेसेसिव जनरली। मैंने तीसरा पॉइंट लगाया था, रेयरली यूजफुल, मोस्टली हार्मफुल। और फिर मैंने चौथा पॉइंट बताया था, दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन।
अगर इस दुनिया में म्यूटेशन ना होते तो इवोल्यूशन करना आसान कि मुश्किल? मुश्किल। इवोल्यूशन का मतलब होता है डिसेंट विद चेंज, आपके अंदर चेंज आने चाहिए, और करेक्टर तभी चेंज होगा जब जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, और जेनेटिक मटेरियल तभी चेंज होगा जब क्या होगा? म्यूटेशन। हालांकि मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि म्यूटेशन दो प्रकार का है। पहला म्यूटेशन मैंने पढ़ाया था क्रोमोसोमल म्यूटेशन। मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, मैं केवल रिवाइज करा रहा हूं और आपको बोलना चाहिए। पहला म्यूटेशन क्रोमोसोम और दूसरा जीन। और जब मैं वहां पर तुम्हें बोल रहा था कि जीन म्यूटेशन अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो वो अगला चैप्टर यही है। तो आज किसकी बारी है? पिछले में क्या पढ़ा चुका हूं? क्रोमोसोम। तो बताओ म्यूटेशन कितने प्रकार के? दो। वन इज क्रोमोसोम, दूसरा जीन। और मैंने क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी दो प्रकार के पढ़ाए थे, चेंज इन स्ट्रक्चर और दूसरा चेंज इन नंबर। भाइयों बहनों, जो आपको आता जाए उसे रिवाइज करते जाओ। और चेंज इन स्ट्रक्चर में मैंने आपको 3 या 4 तरीके से स्ट्रक्चर चेंज कराया था। अगर क्रोमोसोम में कुछ ऐड हो जाए, एडिशन। अगर क्रोमोसोम में कुछ डिलीट हो जाए, डिलीशन। तो ये क्या था? एडिशन। और ये क्या था? डिलीशन। और अगर चेंज क्रोमोसोम में कुछ डुप्लीकेट हो जाए, मान लो ये ए और बी है, तो ए और बी और आ जाए, बोलो क्या नाम था? डुप्लीकेशन। और फिर मैंने चौथा बताया था रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और मैंने बोला था रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन पूछा भी गया है। और तब मैंने बताया था फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, याद है? यहां पर क्रॉसिंग ओवर लेजिटिमेट होगी कि इलेजिटिमेट? इलेजिटिमेट। होमोलोगस में कि नॉन होमोलोगस? नॉन होमोलोगस। So there are 4 type of chromosomal structural change during the mutation. चारों के नाम बताओ। एडिशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। नाउ चेंज इन नंबर। नंबर बदलने के तरीके ऐसे थे, 2 तरीके से बदल सकते हो। या तो नंबर बदल रहा n, 2n, 3n, तो बताओ एक क्रोमोसोम बदल रहा कि सेट? तो सेट बदलने पर मैंने बोला था पॉलीप्लॉइडी, बोलो। और पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल था यूप्लॉइडी, याद आया? और फिर मैंने चेंज इन नंबर में बताया था दूसरा तरीका, और वो दूसरा तरीका बताया था मैंने, यस, क्या बताया था? एनयूप्लॉइडी। और एनयूप्लॉइडी में पूरा सेट की पेयर। और फिर मैंने आपको लिखाया था 2n + 1, 2n + 1 + 1, 2n + 2, 2n - 1, 2n - 1 - 1, 2n - 2। कुछ याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा। 2n + 1 ट्राइसोमी, 2n + 1 डबल ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी, नलिसोमी। एक पेयर में 1 की 3, 2 जगह पर 3, एक जगह पर 4, एक जगह पर 1, एक जगह पर नहीं, 2 जगह पर 1, एक जगह पर 0। क्रोमोसोम के पेयर में कुछ बचा कि नहीं? नहीं। फिर मैंने ट्राइसोमी से आपको कुछ सिंड्रोम बताए थे। 13वां याद है? 18वां, 21वां, 23वां। बताओ ये तीनों ट्राइसोमी थी? तीनों याद है? बोलो। पटाउस सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। हमारे कोर्स में ये नहीं, ये नहीं, ये क्या है? डाउन सिंड्रोम के मैंने फीचर बताए थे। मैंने बताया था वेब नेक होगी, सर छोटा होगा, हैबिचुअल ओपन होगा, पाम क्रीज होंगी, कार्डियक एनोमली होगी, याद है? फिर मैंने बताया था 23वें में 2n + 1 क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और 2n - 1 टर्नर सिंड्रोम। इतना म्यूटेशन आप पढ़ चुके हैं। और अगर कोई पूछे आज सर आप म्यूटेशन में क्या पढ़ाएंगे, तो मैं बोलूंगा आज इसकी बारी है, और इसका नाम क्या है? जीन म्यूटेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जीन म्यूटेशन। व्हाट इज जीन? Yes, please stand up.
कल मैंने बहुत देर तक 6 डेफिनेशन पढ़ाई थी जीन की। अरशद बाबू कहाँ हो? नहीं आए आज? आए हैं। हाँ बताओ, व्हाट इज जीन? पहली डेफिनेशन, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। शाबाश। द पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म एमआरएनए, द पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म आरआरएनए, टीआरएनए, the part of DNA which can form polypeptide. Danger याद है? Cistron, recon, muton. Functional is cistron. Recombination recon. Mutation is muton. और याद रखो, सिस्ट्रॉन में अगर प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में एक मोनोसिस्ट्रॉनिक, कई पॉलीसिस्ट्रॉनिक, प्रोकैरियोट पॉलीसिस्ट्रॉनिक, यूकैरियोट कौन कॉन्टिन्यूअस, कौन डिसकॉन्टिन्यूअस, कौन स्प्लिट। इतना सब पढ़ाने के बाद अगर मैं जीन पूछूं और तुम ऐसे खड़े हो जाओ तो इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। बैठिए, शाबाश। तो बताइए, अंततः जीन आपको कहां मिली? एमआरएनए में कि डीएनए में? डीएनए में, एमआरएनए में। तो जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए इन बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। तो पहले जीन समझते हैं, फिर जीन के म्यूटेशन समझते हैं। आइए, जीन म्यूटेशन को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले जीन, व्हाट इज जीन? इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। और जब मैं पार्ट ऑफ डीएनए बोलूंगा तो आप मुझे बताएंगे सर ये कहां का पार्ट है? बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। तो मैं बोलता हूं प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में क्या फंसा हुआ? बोले ईंट पत्थर। ईंट पत्थर है। यहां पर सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस है और कुछ नहीं है। मरे जा रहे हो। बताओ यहां क्या होगा? TACG, TACG। तो दिस इज अ जीन। तो कोई पूछे व्हाट इज जीन, तो बोलोगे इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन डीएनए। ऐसे मिलती जुलती डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। कोडॉन याद है? कोडॉन वाज अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन एमआरएनए। एंड नाउ व्हाट इज जीन? थैंक यू वेरी मच। सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन डीएनए। एक बार एक बच्चा मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा होकर के इस क्वेश्चन में उलझ गया। क्वेश्चन फ्रूटफुल था इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन डिस्कस करने लायक। उसने कहा कि सर हम सब लोगों के कैरेक्टर किससे आते हैं? मैंने कहा जीन से। बोले सबके कैरेक्टर डिफर है। हमने कहा हाँ, हर बंदा दूसरे से अलग है। तो उसने कहा कि सर हर जीन अलग होगी। मैंने कहा बिल्कुल अलग होगी। और आप कह रहे हो कि सर नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस जीन कहलाता। मैंने कहा हाँ। तो बोले नाइट्रोजन बेस तो 4 ही हैं सर, ATGC। तो जब सबके पास 4 ही नाइट्रोजन बेस है तो सबकी जीन अलग अलग क्यों है? तो मैंने कहा क्वेश्चन तो सही है, सबके पास 4 ही बेस हैं ATGC, पर सबके पास इनका सीक्वेंस सेम नहीं है। किसी के पास सीक्वेंस ATTGGCTGCTA इस तरीके हो सकता है, किसी का सीक्वेंस AGGGCCTTA हो सकता है, किसी का हो सकता है CCCTTAAG। तो हमने कहा हर बंदे के पास वही 4 नाइट्रोजन बेस हैं, पर वो 4 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस हर बार सेम है कि अलग है? अलग है। और इसी वजह से हर बंदे की जीन अलग है और हर बंदे का कैरेक्टर भी अलग है। तो जब कोई मुझसे बोलता है कि नाइट्रोजन बेस जीन है, मैं कहता हूं नहीं, नाइट्रोजन बेस इज नॉट जीन, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन डीएनए, दैट इज नोन एज जीन। तो अब मैं अगली बार सबसे माइन्यूट, सबसे फाइन डेफिनेशन अगर जीन पूछूं तो तुम 7 डेफिनेशन मत बताना, एक बताना। क्या? सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन डीएनए बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर इज नोन एज जीन। और अगर जीन में कुछ बदलना है भाइयों बहनों, if you want to change the gene, you have to change the sequence of nitrogen base, क्योंकि आप जीन में म्यूटेशन कर रहे हैं। If you want to change the gene,
अगर आप जीन म्यूटेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए आसान है, यू हैव टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। नहीं है, कहां चेंज करना, कहां पर, एमआरएनए में कि डीएनए में? डीएनए में, क्योंकि जीन कहां रहती है? डीएनए। तो इट इज अ जीन म्यूटेशन इज अ चेंज इन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस अपॉन डीएनए। तो डीएनए में नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस चेंज हो जाना, इट इज नोन एज जीन म्यूटेशन। और भाइयों बहनों, जीन म्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। इसके दो वजह हैं, ध्यान सुनना। पहली वजह, क्योंकि आप किसी एक पॉइंट पर एक नाइट्रोजन बेस को बदलने जा रहे हैं। अगर एक पॉइंट पर एक नाइट्रोजन बेस को बदलने जा रहे हैं तो वो पॉइंट बदल जाए, और पॉइंट बदल जाने की वजह से म्यूटेशन का नाम पॉइंट म्यूटेशन। कई बार लोग मुझसे कहते हैं नहीं सर, फ्रेम शिफ्ट भी क्या पॉइंट म्यूटेशन होता है? मैं कहता हूं हाँ, बिकॉज किसी एक क्रोमोसोम में, अब आप ध्यान देना, किसी एक क्रोमोसोम में एक जीन की हैसियत एक पॉइंट से ज्यादा नहीं है। तो अगर जीन बदली है तो पूरा क्रोमोसोम बदला है कि क्रोमोसोम का एक पॉइंट? And that's why this mutation is also known as point mutation. So even frame shift mutation sometimes is known as point mutation, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट में पूरा क्रोमोसोम बदला कि जीन का पूरा फ्रेम बदला, लेकिन जीन इन द टोटल क्रोमोसोम इट इज अ पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई दिस म्यूटेशन इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन का दूसरा नाम पॉइंट म्यूटेशन है। और बताओ व्हाट इज जीन? सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन डीएनए। और बोलते हैं नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस को कैसे बदला जा सकता है? बोले 3 तरीके से बदला जा सकता है। या तो यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन कर दें नाइट्रोजन बेस का, एडेनिन की जगह ग्वानिन, एडेनिन की जगह साइटोसिन, एडेनिन की जगह थाइमिन, कुछ भी लगा दें। या तो आप यहां सब्स्टिट्यूशन कर दें, या तो यहां पर आप नाइट्रोजन बेस का एडिशन कर दें, और या तो यहां पर नाइट्रोजन बेस का डिलीशन कर दें। याद रखना, यहां रिवर्स ट्रांसलोकेशन मैंने नहीं बोला, और वहां पर मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं बोला था। वहां क्या था? क्रोमोसोम में एडिशन, क्रोमोसोम में डिलीशन, क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम में रिवर्स ट्रांसलोकेशन। और यहां क्रोमोसोम में, इनमें जीन में, पूरी जीन में, जीन के नाइट्रोजन बेस में। और नाइट्रोजन बेस में क्या? सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रोजन बेस में क्या? एडिशन। नाइट्रोजन बेस में क्या? डिलीशन। हल्के में ले रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद आफत आने वाली है तुम्हारे सामने, पहले से बता दे रहा हूं। अभी जीन म्यूटेशन मैंने शुरू किया है और ध्यान नहीं दिया तो आफत आएगी। बताओ म्यूटेशन कितने प्रकार के? 2। पिछले चैप्टर में कौन पढ़ा? क्रोमोसोम। इसमें और जीन म्यूटेशन को बताते वक्त जीन जानना जरूरी है। व्हाट इज जीन? सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन डीएनए। तो नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस को बदला जा सकता है कितने तरीके से? 3। या तो सब्स्टिट्यूशन, या तो एडिशन, या तो डिलीशन। तो जीन का सीक्वेंस बदल सकता है, नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस बदल सकता है, और नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस बदला तो जीन म्यूटेशन होगा। जीन म्यूटेशन इज आल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन किस रेस्पेक्ट में? दोनों ही रेस्पेक्ट में। क्रोमोसोम के अंदर एक जीन पूरे क्रोमोसोम का पार्ट है कि पॉइंट है? पॉइंट। तो पूरी जीन भी बदल गई तो एक पॉइंट बदला, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। सो मोस्ट ऑफ द जीन म्यूटेशन आर आल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। आइए इन जीन म्यूटेशन में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन याद दिलाता हूं। याद दिलाने का मतलब है मैं पहले पढ़ा चुका हूं। याद दिलाने का मतलब है मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो मैं आपको याद दिलाता हूं जीन म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन। तो मैं पढ़ा रहा हूं जीन म्यूटेशन, और जीन म्यूटेशन में भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन। सो भाइयों बहनों, इसे डिटेल में समझना है। मुझे याद आ रहा है इसका एक बेहतर एग्जाम्पल नाम था सिकल सेल अनीमिया।
और पिछले चैप्टर में मैंने कुछ बातें आपसे छुपा ली थी क्योंकि पिछले चैप्टर तक तुम्हें कोडॉन के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, पर तुम्हें कुछ कुछ याद है। ये याद है कि सर mRNA हुआ करता था, याद है? कुछ नहीं याद है? mRNA, और mRNA से एक प्रोटीन बनती थी, प्रोटीन का नाम था बीटा चेन। क्या नाम था? बीटा। और ये किसकी बीटा चेन थी? हीमोग्लोबिन। सर इट वाज द बीटा चेन। चलिए जो जो याद आ रहा मैं याद दिलाता हूं। और ये बताया गया था कि mRNA में GAG हुआ करता था, GAG, और इसी वजह से छठी पोजीशन पे यहां पर ग्लूटामिक एसिड हुआ करता था। छठी पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड हुआ करता था, और ये हमारी नॉर्मल बीटा चेन हुआ करती थी। अभी नहीं याद आ रहा तो आज लिख लो, क्योंकि ये सेंट्रल डॉगमा के रूल को फॉलो करता है, और सेंट्रल डॉगमा कहता है जैसा वैसा mRNA वैसी प्रोटीन। तो उन्होंने कहा क्या बदल दोगे तो क्या बदल जाएगा, और क्या बदल जाएगी? प्रोटीन। तो सर mRNA और प्रोटीन का तो याद है, डीएनए याद नहीं। आज मैं इससे तुम्हें डीएनए बनाना दिखाता हूं। सब लोग ट्राई करेंगे, नकल नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अगर mRNA है GAG, तो mRNA से डीएनए बनाते वक्त दो स्ट्रैंड बनाने, एक टेम्पलेट और एक कोडिंग। एक कौन सा? टेम्पलेट। और एक आपके हिसाब से mRNA किसके जैसा होगा? तो अगर यहां GAG है तो यहां पर भी क्या होगा? GAG। और ये कौन सा स्ट्रैंड? कोडिंग स्ट्रैंड। और अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड मिल गया तो क्या आप टेम्पलेट निकाल दोगे? बोलो यहां पर CTC। पक्का? तो अब ध्यान से सुनो पूरी कहानी। डीएनए में क्या था? CTC, क्योंकि जीन इज ऑलवेज इन टेम्पलेट कोडॉन। जीन इज ऑलवेज इन कोडिंग कोडॉन। कुछ कोड तो जीन कहां पढ़ी जाएगी? टेम्पलेट में कि कोडिंग में? टेम्पलेट में। तो जीन का सीक्वेंस क्या था? CTC। इसलिए mRNA क्या आया था? GAG। और इसलिए ग्लूटामिक एसिड आया था। आया था? अब म्यूटेशन देखो, देख जाएगा तो समझ में आ जाएगा। म्यूटेशन के दौरान हुआ क्या? C की जगह C बना रहा, C की जगह C बना रहा, लेकिन T की जगह आ गया A। तो बताओ T की जगह A आना एडिशन है, डिलीशन है कि सब्स्टिट्यूशन? किसने किसको सब्स्टिट्यूट किया? थायमिन की जगह आ गया एडेनिन। पक्का? तो अगर टेम्पलेट में थायमिन की जगह एडेनिन आया होगा तो बताओ C के सामने ग्वानिन, C के सामने ग्वानिन, और एडेनिन के सामने थायमिन आया होगा। तो बताओ यहां पर म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। यहां पर हुआ। एडेनिन की जगह क्या आया? थायमिन। थायमिन। तो बताओ एडेनिन की जगह थायमिन आना एडिशन डिलीशन की सब्स्टिट्यूट। और इस वजह से क्या हमारा GTG ही रहेगा? नहीं, GTG। तो mRNA क्या रहा होगा? GUG। mRNA is always like coding except जहां थायमिन वहां यूरेसिल। अभी बताओ कोडिंग स्ट्रैंड क्या हो गया? GTG। तो यहां क्या हो गया? GUG। तो बताओ A की जगह क्या आ गया? U। और इस वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया? वैलिन। क्या आया? वैलिन। और जैसे ही वैलिन आया बीटा चेन पॉलीमराइज हो गई और RBC की शकल हंसिए जैसी हो गई। नाम बताओ? सिकल सेल अनीमिया। तो कोई मुझे बताए सिकल सेल अनीमिया किसका एग्जाम्पल है? जीन म्यूटेशन का। जीन म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन। और ये सारे सब्स्टिट्यूशन याद होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए। बताओ टेम्पलेट में थायमिन की जगह, टेम्पलेट में थायमिन की जगह, तो बेटा कोडिंग में एडेनिन की जगह थायमिन, तो mRNA में एडेनिन की जगह यूरेसिल, तो प्रोटीन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन। तो एक को बदला सब कुछ बदल गया। क्या बदला?
डीएनए क्या बदल गया, एमआरएनए क्या बदल गई, प्रोटीन। बीमारी का नाम सिकल सेल एनीमिया, और इस म्यूटेशन का नाम क्या था, पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि एक पॉइंट पर क्या हुआ है पता नहीं क्या हुआ है, एडिशन डिलीशन की सब्स्टिट्यूशन। हमें तो नहीं लग रहा कि आया आपको, आया तो बताओ। पॉइंट म्यूटेशन कितने प्रकार के, 3। वन इज सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, डिलीशन। अभी क्या पढ़ा है मैंने, और सब्स्टिट्यूशन में कहां पर बदल रहा, डीएनए। तो डीएनए बदला था तो क्या बदल गया, एमआरएनए। एमआरएनए से बदलने से क्या बदल गई, प्रोटीन। अब सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब भी हो सकता है, इसलिए ध्यान सुनना। सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली 4 चीजें आपको ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक AUG नाम का कोडॉन है, तो अब आप AUG में क्या क्या बदल सकते हो। सर AUG में A की जगह A आना इज नॉट अ म्यूटेशन, इट इज AUG। पर A की जगह C आना इज अ म्यूटेशन, यस और नो, नो सर। अच्छा बताओ, A की जगह पर G आना इज अ म्यूटेशन। अगर G आ गया तो क्या हो जाएगा, GUG। ये दोनों बदल नहीं रहे हैं। सर A की जगह U आ जाए तो भी म्यूटेशन। बताओ ये म्यूटेशन है कि नहीं। अरे A की जगह A आना इज नॉट अ म्यूटेशन, सो दिस इज नॉट द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन कितनी जगह हुआ, 3। बताओ A की जगह क्या आ गया, C, A की जगह G, A की जगह U। तो बोलते हैं किसी भी एक पोजीशन पर, किसी भी, याद रखना प्यूरीन प्यूरीन से चेंज हो सकती है। ध्यान सुनना, एडेनिन क्या थी, बोलोगे नहीं तो नहीं आएगा, हाँ? और प्यूरीन की जगह आ गया साइटोसिन। बताओ प्यूरीन की पिरिमिडीन, तो प्यूरीन की जगह क्या आया, पिरिमिडीन। प्यूरीन की जगह क्या आया, प्यूरीन। प्यूरीन की जगह क्या आया, पिरिमिडीन। नहीं आया। बताओ एडेनिन की जगह साइटोसिन आ सकता है, हमें लग रहा नहीं आ रहा तो। अच्छा, एडेनिन की जगह साइटोसिन आना म्यूटेशन है। एडेनिन की जगह ग्वानिन आना म्यूटेशन है। एडेनिन की जगह यूरेसिल आना म्यूटेशन है। एडेनिन की जगह एडेनिन आना म्यूटेशन है। तो बताओ ये 3 म्यूटेशन है। तो एडेनिन प्यूरिन है कि पिरिमिडीन, तो प्यूरिन की जगह प्यूरिन आ सकता है, सेम प्यूरिन की डिफरेंट डिफरेंट, और प्यूरिन की जगह पिरिमिडीन आ सकता है, यस और नो। तो बोलते हैं जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं ये 2 प्रकार के हैं। एक का नाम है ट्रांजिशन और एक का नाम है ट्रांसवर्जन। हमने बोला ना दिमाग खराब हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना, दिमाग यही रखना। तो जीन म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन में 2, बोलो कौन, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। अगर प्यूरीन से प्यूरीन बदले इट इज ट्रांजिशन, अगर पिरिमिडीन से पिरिमिडीन बदले इट इज अगेन ट्रांजिशन। घर की बात है, जैसे लोग हैं वैसे ही लोग बदल रहे। प्यूरीन से प्यूरीन बदलना इट इज ट्रांजिशन, पिरिमिडीन से पिरिमिडीन बदलना इट इज ट्रांजिशन। लेकिन अगर प्यूरीन से बदले पिरिमिडीन और पिरिमिडीन से बदले प्यूरीन, इट इज नोन एज ट्रांसवर्जन। तो बताओ कितने प्रकार का सब्स्टिट्यूशन है, 2। एक कौन, नहीं आया। एक कौन, ट्रांजिशन, और एक कौन, ट्रांसवर्जन। बताओ व्हाट इज ट्रांजिशन, प्यूरीन से प्यूरीन बदलना, ट्रांजिशन, और प्यूरीन से पिरिमिडीन बदलना, ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन और प्यूरीन से पिरिमिडीन बदलना, और जितने लोगों ने समझा वो जवाब देंगे। सिकल सेल एनीमिया एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। कैसा म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन में भी, और सब्स्टिट्यूशन में भी ट्रांसवर्जन। कैसे ट्रांसवर्जन, थाइमीन था पिरिमिडीन, उसकी जगह क्या आया, एडेनिन। तो प्यूरीन, पिरिमिडीन की जगह प्यूरीन, प्यूरीन की जगह पिरिमिडीन, प्यूरीन की जगह पिरिमिडीन। तो बताओ ट्रांजिशन की ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन।
तो बताओ ट्रांसवर्जन होने पर, क्या होने पर? ट्रांसवर्जन पर हमारी सिकल सेल एनीमिया हुई है। तो बताओ सिकल सेल एनीमिया में ट्रांजिशन हुआ कि ट्रांसवर्जन? समझ में आया? खड़े हो। तुम ऐसे शो करते हो जैसे मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम कर रहा हूं। तुमको अगर थोड़ा ज्यादा पढ़ाया जाए तुम कहते अरे यार नहीं समझ रहे, बैठे बैठे थक गए। ऐसा लुक क्यों देते हो? पढ़ाना जुर्म है, बैठ के बदकाही करें। ये मैंने देखा है। पहले आप अजीब सा विरोधाभास है आपको। अगर टीचर ना पढ़ाए तो आप बहुत गुस्सा आते हो, यार पैसा ले लिया, पढ़ाते नहीं, रोज बदकाही करते हैं। फिर टीचर अगर ज्यादा पढ़ने लगे तब भी गुस्सा होने लगते हो और पूरी कुछ कह नहीं पाते हो, और ये गुस्सापन ज्यादा खराब होता है क्योंकि वो टीचर वही काम कर रहा है जो उसे करने को पैसा मिला है, उसको पढ़ाने का अभी मुंह बना रहे भाई साहब, अरे यार ये क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो गया, ट्रांसफर। हम क्या करें, हमने थोड़ी ना पैदा किया है। बैठो, बताओ कितने प्रकार का सब्स्टिट्यूशन? 2, एक और ट्रांजिशन और एक। भाई साहब अभी बहुत बढ़ने वाला है ये, इसलिए सीखो। प्यूरिन से प्यूरिन बदले, और प्यूरिन से पिरिमिडीन बदले, पिरिमिडीन से पिरिमिडीन, और पिरिमिडीन से प्यूरिन। तो बताओ सब्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का? या तो प्यूरिन से प्यूरिन बदलना घर की बात है, घर मतलब ट्रांजिशन, और बाहर की बात ट्रांसवर्जन। समझ गए? अब बताओ सिकल सेल अनीमिया एक जीन म्यूटेशन है। जीन म्यूटेशन में भी सब्स्टिट्यूशन है, जहां थायमिन की जगह एडेनिन, एडेनिन की जगह थायमिन, एडेनिन की जगह यूरेसिल आया है। टेम्पलेट में कुछ और हुआ है, कोडिंग में कुछ और हुआ है। ये वाला स्टैंड कौन सा है? टेम्पलेट। ये वाला कोडिंग, ये वाला mRNA, ये वाला प्रोटीन। तो एडेनिन, थायमिन की जगह एडेनिन आना है, ट्रांजिशन की ट्रांसफर। और एक और मुफ्त में लो, अगर ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन हुए तो आपको 2 कंडीशन नहीं 3 कंडीशन पैदा करके दे सकते हैं, मरे तुम। कितनी कंडीशन? 3 कंडीशन क्या पैदा हो सकती हैं? देखो क्या पैदा हो गए। पहली कंडीशन ये है कि म्यूटेशन होने पर, इधर देखो, GAG से GUG होने पर अमीनो एसिड रही कि बदल गई? बदल गई। क्या हुआ? जवाब दो। अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड से वैलीन हो गई। तो बताओ अमीनो एसिड का सेंस वही रहा कि बदल गया? बदल गया। हाँ, तो म्यूटेशन होने पर अमीनो एसिड बदल जाए तो इसे बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। बोलो, वैसा म्यूटेशन जिसमें अमीनो एसिड्स का सेंस मिस कर गए। पहले वहां क्या थी? ग्लूटामिक एसिड, अब क्या आया? वैलीन। तो सेंस वही रहा कि बदल गया? बदल गया। अब सुनो, म्यूटेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू से म्यूटेशन होकर के UUC बन गया। बताओ किस पोजीशन पे म्यूटेशन हुआ? तर म्यूटेशन नहीं हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नाइट्रोजन बेस वही रहा कि बदल गया? बदल गया। और अगर नाइट्रोजन बेस बदल गया है तो हम कहेंगे म्यूटेशन हुआ है। लेकिन बताओ पहले क्या था? फेनाइलएलेनिन। अभी भी क्या है? फेनाइलएलेनिन। तो बताओ म्यूटेशन होने के बावजूद अमीनो एसिड नहीं बता, तो पता चलेगा कि नहीं, ऐसा म्यूटेशन कहलाएगा साइलेंट म्यूटेशन। बोलो क्या नाम? कैसा? साइलेंट। साइलेंट क्यों? क्योंकि डीएनए बदला, आरएनए बदला, लेकिन प्रोटीन नहीं बदली। क्यों नहीं बदली? क्योंकि म्यूटेशन किस पोजीशन पर हुआ? वॉबल। और वॉबल पोजीशन पे म्यूटेशन अमीनो एसिड को बदलते नहीं है। अब तीसरा सुनो, बोलते हैं एक जगह पर आपके पास UAC नाम का एक बेटा कोडॉन था। ये टायरोसिन को कोड कर रहा था।
अचानक यूएसी की तीसरी पोजीशन यूएजी हो गई, यानी साइटोसिन की जगह पर ये आ गया ग्लाइसिन आ गया, ग्वानिन आ, साइटोसिन की जगह पर ग्वानिन आ। अब ग्वानिन आने पर म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन इस म्यूटेशन के बाद ये कोडॉन बन गया स्टॉप। बोलो कौन सा? स्टॉप। और स्टॉप कोडॉन इज आल्सो नोन एज नॉनसेंस। अगर म्यूटेशन होने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाए, क्या हो जाए? क्यों रुक गई? स्टॉप कोडॉन हो गया, तो ऐसा म्यूटेशन कहलाएगा नॉनसेंस म्यूटेशन। अब फिर से क्वेश्चन, सिकल सेल अनीमिया कैसा म्यूटेशन है? जवाब दो। जीन म्यूटेशन में, सब्स्टिट्यूशन में, ट्रांसवर्जन में, मिस नहीं आया? ट्रांसवर्जन में ये मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस का मतलब सेंस वही है कि बदल गया? बदल गया। तुमने देखा होगा कि ज्यादातर मैं एनसीईआरटी के बाहर चीजें नहीं पढ़ाता हूं। अब तुमने देखा कि मैंने इस एनसीईआरटी से बाहर मैंने म्यूटेशन बार बार ज्यादा पढ़ाया, वहां भी पढ़ाया, यहां भी पढ़ाया। दीज ऑल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन समवेयर इन एग्जाम, और इनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो एक्सेप्शन ढूंढता है और उसी से तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है। अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं कि मैं इन्हें पढ़ाऊं, मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम्हें जरूरी है। एक बार सुन लोगे तो जिंदगी भर आएगा। नहीं आया? आया? बताओ कितने प्रकार का जीन म्यूटेशन? 2। अरे वाह, 2 की 3? एक कौन? दूसरा एडिशन, तीसरा सर मरे जा रहे, एकदम आफत हो जा रहे। बोलो कौन? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, डिलीशन। मैंने अभी एडिशन डिलीशन छुआ? वो भी आएगा अभी। और जब सब्स्टिट्यूशन ये है तो क्या होगा? और सब्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का? 2। एक कौन? ट्रांजिशन, और एक प्यूरिन से प्यूरिन, पिरिमिडिन से पिरिमिडिन, प्यूरिन से पिरिमिडिन। और बेटा ट्रांजिशन हो या ट्रांसवर्जन हो, 3 स्थितियां पैदा हो सकती हैं। या तो अमीनो एसिड बदल जाएगी, या तो फर्क नहीं पड़ेगा, या तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाए। बदल गई तो हाँ, नहीं बदली तो साइलेंट, और अगर स्टॉप हो गई तो अब बताओ सिकल सेल अनीमिया एक हटा दे इसे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन में, सब्स्टिट्यूशन में, ट्रांसवर्जन में, पक्का? अब सुनो, जिस साल ये क्वेश्चन बीएचयू में आया हम सब लोग ढेर हो गए थे, हमें तो समझ में नहीं आया था ये क्वेश्चन कहां से आया। अभी ये क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, पर जब तुम जेनेटिक्स पढ़ के बाहर के बच्चों से मिलते हो, बाहर के बच्चे वो क्वेश्चन तुम पे फ्लॉन्ट करते हैं, तुम कहते हो मुझे नहीं आता, तो कहते तुम्हारे सुनील सर को भी नहीं आता होगा, तुम मेरी बेइज्जती करते हो। तो इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, इट हैज बीन नेवर आस्क्ड। पिछले 10 सालों में कभी नहीं पूछा गया, उसके पहले पूछा जाता था जब हम तैयारी करते थे। सुनना है कि हटा दें? हटा दें? चलो 5 मिनट सुनी लो, बंटवा दो। AUG अगर एक कोडॉन है, सब लोग इधर देखो, तो ये कोडॉन एक पोजीशन पे 3 जगह से बदल सकता है। या तो एक ही जगह पर U आ जाए, या तो एक ही जगह पर C आ जाए, या तो एक ही जगह पर G आ जाए। बताइए, ये एक ही जगह U आना, जल्दी बोलो, एक ही जगह U आना ट्रांजिशन की ट्रांसवर्जन, और एक ही जगह C आना ट्रांसवर्जन, और एक ही जगह G आना ट्रांजिशन। हाँ, तो बताओ किसी एक पोजीशन के लिए कितने सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हो सकते हैं? 3, जिसमें से 2 ट्रांसवर्जन, 1 ट्रांजिशन। तो बताओ यहां पर कितने म्यूटेशन? 3, यहां पर 3, यहां पर 3, तो टोटल 9। तो बताओ किसी कोडॉन में कितने म्यूटेशन पॉसिबल है? 9 म्यूटेशन हो सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के। और ऐसे अपने पास कितने कोडॉन है? 64 गुणा 9 बराबर 576। और जिस साल ये क्वेश्चन आया था हमें समझ में नहीं आया था कि 576 कैसे आया। पूछा गया था कि कोडॉन में पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन बताओ। 1000, 576, 586, 900, हमें मालूम नहीं चल रहा था ये कैसे निकालेंगे। आज पता चला
एक मेटाकोडॉन में एक पोजीशन पर 3 और ऐसी 3 पोजीशन 3 3 3 3 3 3 कितना 9 और 9 64 गुणे 9 बराबर 576। और इस क्वेश्चन को और मुश्किल किया लोगों ने, बोला गया कोडिंग कोडॉन में कितने म्यूटेशन 61 इंटू 9 9 एक कम 9 549 पक्का। तो 949 म्यूटेशन कोड 549 म्यूटेशन कोडिंग कोडॉन में। फिर मेरे को भी एक दिन दिमाग खराब हुआ, मैंने भी क्वेश्चन बना दिया और उस क्वेश्चन को फिर मैंने बनाया कि किसी भी एक पोजीशन पर कितने ट्रांसवर्जन 3 कि 2 तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 तो टोटल कितने 6। तो 6 हैं ट्रांसवर्जन। तो बताओ 64 में कितने 64 गुणा 6 386। और इसके भी अलावा कोडिंग कोडॉन में कितने 6 कम 6 366। तो ऐसे खेलते रहो, कुछ भी करते रहो। इट इज यूजफुल की यूजलेस। तो देखो बड़ा बड़ा लिख रहा हूं यूजलेस, दिखाई पड़ रहा है। ओके तो इसे किसी के सामने फ्लॉन्ट नहीं करना कि तुम्हें आता है और ना पूछना है, क्योंकि यूजफुल है कि यूजलेस यूजलेस। जाओ मत, म्यूटेशन पूरा करे बिना जाओगे नहीं। नाउ द जीन म्यूटेशन में एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। एकदम शांत, जिसको जाना गेट खुला हुआ निकलो यहां से, भागो। 2-4 बच्चे तो फिर भी रुक जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जीन म्यूटेशन में अगला है एडिशन एंड डिलीशन। इनमें से पहला एडिशन। एडिशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एमआरएनए का फ्रेम समझना पड़ेगा। लेट सपोज दिस इज अ एमआरएनए। सब लोग ध्यान से, 5 मिनट की बात है, बस छोड़ दे रहा हूं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। AUG UUU GAG और UUC, ये एक एमआरएनए का फ्रेम है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, सुन लो। इसके बाद मैं हाथ उठाऊंगा। बताओ AUG के सामने अमीनो एसिड आएगी? कौन सी? मिथियोन है। बोलो कौन? UU के सामने आएगी? फेनाइल एनामिन। GAG के सामने आएगी? बोलो ग्लूटामिक एसिड। और UUC के सामने आएगी? बोलो कौन? फेनाइल। बताओ ये किसका फ्रेम है, एमआरएनए का कि प्रोटीन का? प्रोटीन। और ये एमआरएनए का फ्रेम। अब ध्यान सुनना, इस एमआरएनए में हम एक नाइट्रोजन बेस ऐड करना चाहते हैं। रोडवेज बस देखिए, रोडवेज बस में 3 सीटर देखा है, 3 लोग बैठे हैं आराम से। अचानक रोडवेज बस रुकी, एक आदमी घुसा और उसने देखते ही पहली सीट बोला भाई साहब खसकिए। आपने बोला कहाँ बैठोगे सर? में बोला क्या सीट घर ले जाओगे? आपकी लड़ाई चालू हो गई, थोड़ा सरक जाओ। तो तुम सरके, वो आदमी बैठा, बैठने के बाद वो थोड़ा, और तुम वहीं रह के शिफ्ट हुए, और तो जो कोने में बैठा था वो गिर गया। नहीं आया। दैट इज नोन एज कुर्सी शिफ्टिंग एंड हेयर इज फ्रेम शिफ्टिंग। देखो सुनो, एडेनिन और यूरेसिल के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यूरेसिल और ग्वानिन के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इन सब के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। और एडेनिन कह रहा हमको भी जगह दे दो भैया। तो बोले कहाँ जगह दे दे? बोले खसको। खसको मतलब सरको, सरको मतलब शिफ्ट। तो बोले शिफ्ट करें? बोले बिल्कुल। तो शिफ्ट कैसे करेंगे? उधर देखो, सी बाहर चला जाएगा। ये देखो ध्यान से, जैसे ही बेटा खसके सरके बड़े खुश, तो सी बाहर, ओके, और यू यू अंदर रह गया, और जी ए भी बाहर चले गए। देखो ये रहा जी ए जी। अरे हाँ फिर से कर दे रहे, ले ये क्या था?
AUG, ये क्या था? UUE, ये क्या था? मेथियोनिन, ये क्या था? फेनाइलिन। GA याद है क्या था? GAG, ये रहा GAG। और उसके बाद क्या था? UU, तो ये फ्रेम में रहा। और C, तो बताओ फ्रेम वही रहा कि शिफ्ट कर गया? शिफ्ट। तो किसका फ्रेम शिफ्ट हुआ? mRNA। फिर से बोलो। तो बताओ अभी भी AUG के सामने मेथियोनिन, UU के सामने फेनाइलिन, लेकिन अब क्या हुआ? अब हुआ ये सर कि GAG और GAG के बीच में, सॉरी, GAG के बीच में कौन घुस चुका है? एडेनिन। फिर से बोलो। एडेनिन घुसने की वजह से बाकी लोग शिफ्ट कर चुके हैं, और एडेनिन घुसने की वजह से ये रहा GAG। अब बताओ GAG पढ़ेंगे कि AGA पढ़ेंगे? AGA। और AGA पढ़ेंगे तो यहाँ ग्लूटामिक एसिड आएगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा। तो बताओ यहाँ पर अमीनो एसिड वही रहेंगे कि बदल जाएंगे? बदल जाएंगे। तो क्या बदला? mRNA। mRNA में क्या घुसा? एक नाइट्रोजन बेस, और एक नाइट्रोजन बेस के घुसते ही बताओ अमीनो एसिड वही रहा कि बदल गया? उसके पहले कि उसके बाद? तो बताओ यहाँ पर रीडिंग फ्रेम वही रहा कि बदल गया? बदल गया। हाँ, बदल गया। इस म्यूटेशन का नाम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सर क्या नहीं आया? एक बार और सुनो। अब एडेनिन घुसने के बाद यूरेसिल कहता हम जाएंगे, तो बोलो तुम आओ। जैसे ही यूरेसिल ने कहा हम भी जाएंगे, बाकी लोग सरके। कैसे सरके? देखो, आपको याद होगा पहले C बाहर था, अब U बाहर भी हो गया, अब U यहाँ आ गया। तो कभी फेनाइलएलानाइन से UUC हुआ करता था, और यहाँ पर GAG हुआ, और यहाँ पर A पहले आ चुका था, और कौन घुसा? U। तो अब कौन पढ़ोगे? AUG, AGU। फ्रेम वही रहा कि बढ़ गया? बढ़ गया। बताओ फ्रेम किधर की तरफ खिसका? लेफ्ट की राइट? राइट। और बताओ अमीनो एसिड वही रहे कि बदल गए? बदल गए। हाँ, जी ने कहा हम भी घुसेंगे, तो बोले घुसो भैया तुम भी। तो भैया जी भी आने की कोशिश में, और जैसे ही जी इसके अंदर आने की कोशिश में, ध्यान सुनना, इधर देखो ध्यान से, ये UUU था, और पूरा UUU बाहर निकल गया। यस और नो? और अगर UU बाहर निकल गया तो GAG कॉर्नर पे आ गया, और यहां पर 3 नाइट्रोजन बेस एक साथ घुसे। इट इज AUG। बताओ क्या ये नया अमीनो एसिड लाएगा? नाम बताओ? मेथियोनिन। और ये क्या लाएगा? फिर ग्लूटामिक एसिड। और अब एक नया अमीनो एसिड आ जाएगा, बोलो कौन? फेनाइलएलानाइन। बताइए फेनाइलएलानाइन आने पर भी फ्रेम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। कई बार टीचर और स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, कहते हैं 1-2 जोड़ो तो फ्रेम शिफ्ट होता है, 3 जोड़ो तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होता। गलती में 3 जोड़ो, 1 जोड़ो, कितना भी जोड़ो, फ्रेम छोटा होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। और इसे क्या बोलेंगे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। लेकिन 3 जोड़ने पर, कितने जोड़ने पर? 1 अमीनो एसिड भी बढ़ जाएगा। तो बता दो उस अमीनो एसिड के बाद और पहले फ्रेम वही रहेगा, लेकिन ये 1 अमीनो एसिड बढ़ जाने से इसे बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट एडिशन। बोलो क्या बोलेंगे? फ्रेम। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत वाहियात है, और जो NCERT ने पढ़ाया वो बेस्ट है। उन्होंने कहा कि एक सेंटेंस था, नाम था राम हैज रेड कैप। ध्यान सुनिएगा, इसमें इन्होंने 3 शब्दों के लिए राम हैज रेड कैप, दिस वाज द फ्रेम, ये हमारा फ्रेम था। अब सुनो, इन्होंने बी जोड़ा इसमें, राम हैज, और जैसे ही बी जोड़ा, बी ने खिसकाया रेड को, तो RE यहां आ गया, D आगे खिसक गया, DCA यहां आ गया, P यही रहा कि P बाहर? P बाहर। तो फ्रेम क्या हुआ? शिफ्ट। आगे सुनो, फिर से इन्होंने जोड़ा राम हैज, अब की बार बी के साथ इन्होंने I जोड़ा, तो BI ने RE को खिसकाया, R यहां रहा, E यहां आ गया, DC यहां रहा, A आ गया, P यहां, फ्रेम और घटा के और बढ़ा टुवर्ड राइट की लेफ्ट? हाँ, राइट। फिर इन्होंने बोला कि राम में तुमने हैज लगाया और BIG इंट्रोड्यूस किए, तो 3 नए लोग यूज किए, तो रेड पूरा खिसका RED, और यहाँ CAP हो गया। बताओ फ्रेम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। तो बताओ इसका नाम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ऐड करने पर फ्रेम किधर की तरफ शिफ्ट हुआ? राइट। उन्होंने बोला देखना, जो एडिशन में पॉसिबल है वही डिलीशन में। देखो इन्होंने कहा राम को राम रहने दो, हैज को हैज रहने दो, और R हटा लो।
जैसे ही आर हटाओगे फ्रेम बाईं तरफ खिसकेगा, यहां पर आएगा ई डी और इसका आ जाएगा सी और यहां पर आएगा ए और पी। फ्रेम बड़ा कि छोटा? छोटा। आगे देखो, राम हैज, ई भी हटा दिया तो क्या आ गया? डी सी और ए इधर लिया और तो यहां क्या बचा? पी। फ्रेम और बड़ा कि और छोटा? और छोटा। आगे चलो, राम हैज कैप, इन्होंने डी भी हटा दिया, सी ए पी। फ्रेम और घटा कि और छोटा? और छोटा। तो बताओ ऐड करने पर फ्रेम किधर बढ़ेगा? राइट को। डिलीट करने पर लेफ्ट को। तो चाहे 3 डालो, चाहे 3 से कम डालो, चाहे 1 डालो, फ्रेम हमेशा बढ़ेगा और हटाओगे तो घटेगा। लेकिन इस खास बात में देखो, अगर तुमने 3 नाइट्रोजन बेस डाले तो उसके पहले का सेंटेंस और उसके बाद का सेंटेंस सेम है। देखो सेंटेंस क्या था? राम हैज रेड कैप। तो बोलो क्या? राम हैज रेड कैप। क्या डाल दिया? बिग। तो बिग डालने से एक नया अमीनो एसिड आ गया। पर नया अमीनो एसिड आने पर लोग बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ। क्या ऐसा ही है? क्या हुआ? यस सर। लेकिन रीडिंग फ्रेम बदला नहीं, ना उसके पहले ना उसके बाद। तो फ्रेम शिफ्ट होना अलग है और रीडिंग फ्रेम बदलना अलग है। किसका फ्रेम शिफ्ट होता है? एमआरएनए का। और रीडिंग फ्रेम कहां बदलता है? प्रोटीन। एंड दिस म्यूटेशन इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल है थैलेसीमिया। बोलो क्या नाम है? 2 प्रकार की थी, एक कौन? अल्फा और एक बीटा। जाओ, खुश रहो। और आज शाम की क्लास नहीं ले पाऊंगा, मुझे लखनऊ जाना, मैंने बताया था तुमको। तो जब क्लासेस शाम की चालू करूंगा तो बता दूंगा। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।